बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं मसूद अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेशन 92। ख़ित्ते के हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और ये तब्दीलियाँ कुछ सालों में नहीं बल्कि चंद माह के अंदर रूनुमा हुई हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त नेपाल, चाइना, लद्दाख बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन, पाकिस्तान और इंडिया की जो सिचुएशन इस वक्त करंटली चल रही है। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हो रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। तो मैंने सोचा कि आज इन तमाम चीज़ों को जो है वो सम अप कर कर आपके सामने एक बेटर पिक्चर पेश की जाए, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि ख़ित्ते में इस वक्त क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले ये कि जो ख़ित्ते में तब्दीली आई वो है नक्शे की तब्दीली। ये नक्शा जो तब्दील हो रहा है वो हो रहा है नेपाल और इंडिया के हवाले से। नेपाल ने आज एक बिल पेश किया है जो कि भारी अक्सरियत से पास हो गया, मंजूर कर लिया गया, एक भी वोट उसके अगेंस्ट नहीं गया और आने वाले दिनों में नेशनल असम्बली में उसको पेश किया जाएगा। और वो तमाम इलाके 400-425 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है और वो तमाम इलाके जो कि भारत बड़े अरसे से उसके ऊपर कब्ज़ा जमाया हुआ था वो नेपाल में वापस शामिल होने जा रहे हैं। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग फैक्टर है और एक बहुत बड़ा जर्क है। सेकेंडली, लद्दाख के अंदर जो है वो चाइना ने जिस तरह से इंडिया को बग़ैर जंग लड़े जो है वो धकेल दिया है और इंडिया की फोर्सेस जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो पीछे जा रही हैं और वो इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं। वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस वक्त इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इसके बाद एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस वक्त इंडिया बहुत बुरे तरीके से घेरे में आ चुका है चारों तरफ से। वो कौन से चार अतराफ़ हैं कि जहाँ पर इस वक्त इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत बुरी तरह से फ़ेल हो चुकी है। वो तमाम काम जो 70 सालों में इंडिया ने किसी न किसी तरह से अर्न किए थे वो तमाम चीज़ें अंडू होती हुई नज़र आ रही हैं और उनमें से बहुत सारी चीज़ें अंडू हो गई हैं। उसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है अमेरिका और इंडिया का ट्रस्ट लेवल ब्रेक होता हुआ चला जा रहा है। जो इनकी लॉबिंग थी अमेरिका के अंदर वो ख़त्म हो गई है, वो ख़राब हो गई है, वो बिल्कुल बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। इसके अलावा जो चाइना के साथ इनके मामला थे वो भी ख़राब हो गए। नेपाल के साथ जो इनके बॉर्डर के मामला थे वो तो आपको आज पता चल गया कि ख़राब हो गए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि गुज़श्ता कुछ दिनों पहले हुई वो था एक ऐसा मिस एडवेंचर पाकिस्तान के ऊपर कि जिससे बालाकोट एपिसोड 2 वो करने जा रहा था, जो कि पहले हुआ पुलवामा के तनाजुर में और पुलवामा का एक फ़ेक ड्रामा किया गया, एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और उसके बाद उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया और उसके बाद फिर उन्होंने बालाकोट का एक एपिसोड किया, जिसके बाद 27 फरवरी को पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको 2 जहाज़ गिरा दिए। तो नाज़रीन, जो इस वक्त सबसे पहले नेपाल की सिचुएशन को मैं आपके सामने रखता हूँ। नेपाल इस वक्त जो है वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है और कल की ये ख़बर है कि उनके बॉर्डर के ऊपर यानी कि नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे उन्होंने कुछ लोग जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते थे, जो कि भारतीय थे, उनको गोली मारकर जान भाग कर दिया। उसमें वाक़या कुछ यूँ पेश आया था कि कुछ लोग जो हैं वो इंडिया से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, नेपाल में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और बताया ये जा रहा है वहाँ के लोकल्स के ज़रिए, जो कि रियल टाइम सोशल मीडिया पर न्यूज़ आ रही थी ट्वीट्स की सूरत में और दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। उसमें सरे फहरिस्त जो बात थी वो ये थी कि भारत से कुछ लोग जो हैं वो ज़बरदस्ती नेपाल में दाखिल होना चाह रहे थे और नेपाल को इसकी इत्तला थी पहले से, तो उन्होंने उनको वहाँ पर रोका, मुज़ाहमत हुई और उसके बाद उनको गोली मार दी गई। उनमें से कुछ ज़ख्मी हैं और कुछ जो है वो मर चुके हैं। भारत इस वक्त नाजरीन याद रखिएगा कि ऐसी आग से खेल रहा है जिससे वो बहुत अरसे से दूसरे ममालिक में, ख़ास तौर पर अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर, सबसे पहले पाकिस्तान और दीगर ममालिक के अंदर जो है वो आग लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो आग भारत के अंदर लग चुकी है। भारत के अंदर इस वक्त ऐसी आवाज़ें भी उठ रही हैं जो कि गुज़श्ता 70 सालों में नहीं उठी हैं। सहाफ़ी हों और दीगर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों तो वो इस वक्त भारत की और मोदी की पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। क्लियरली नज़र आ रहा है कि भारत की जो पॉलिसीज़ हैं वो फ़ेल होती जा रही है। इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से भारत जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर घेरे में आ चुका है। सबसे पहले आपको वो 3 इलाके बताऊँगा। एक तो काला पानी का इलाका है जो कि ख़ास तौर पर ब्रिटिश रूल के अंदर नेपाल को अवॉर्ड किए गए थे। जो काली रिवर है उसके आसपास का जितना इलाका था, रिवर से मतलब उस साइड को जो नेपाल को लगता है, वो तमाम इलाका ब्रिटिश रूल में नेपाल को दे दिया गया था। लेकिन बाद में
इंडिया ने उस इलाके पर कब्ज़ा किया और कब्ज़ा करने के बाद धौंस जमाकर अपनी अफवाज वहाँ पर रख के उसको क्लेम करना शुरू कर दिया। आपको पता है इंडिया की ये पुरानी आदत है कि वो वहाँ पर अपनी फ़ौज भेजता है, इलाके क्लेम करता है और उसके बाद उसको उस पर गासिबाना कब्ज़ा कर लेता है। जिस तरह से कश्मीर के लोगों का हक़ जो है वो उसने दबाया हुआ है और वहाँ पर उसने कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है। इसी तरह से उसके बाद ये वाक़या पेश आता है नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे जो फायरिंग हुई, क्योंकि उस दिन ये डिस्कशन हो रही थी कि किस तरह से वो अपना जो इलाके उनको क्लेम करेंगे, नक्शे में डालेंगे और यानी कि कल यानी कि आज जो तारीख़ है, आज उसको जो है वो पेश किया जाएगा और कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। तो आज वो कानून का हिस्सा बन चुका है, एक भी वोट उसके अगेंस्ट नहीं आया और यूनानिमसली उस बिल को पास कर दिया गया है। अब आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर उसको नेशनल असम्बली में पेश किया जाएगा और डेफिनेटली वो ऑफिशियली जो है इलाके नेपाल के अंदर आ जाएंगे। उसमें सबसे पहले काला पानी का इलाका है, लीपा लेक का इलाका है और फिर लिम्पियाधुरा का इलाका है। तो ये तकरीबन 400-450 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जो कि इस वक्त नेपाल में ऑफिशियली जो नक्शा जारी किया गया है उसके अंदर दाखिल हो चुका है। दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि लद्दाख का जो मामला है, लद्दाख के अंदर चाइना ने 60 किलोमीटर का इलाका जो है वो अपने अंडर ले लिया, जो कि जिसको वो बहुत अरसे से क्लेम कर रहा था और दूसरी जानिब से उसको इंडिया क्लेम कर रहा था। इंडिया ने भी अपनी फ़ौजें भेजी और चाइना ने भी अपनी फ़ौजें वहाँ पर भेजी। बहुत ज़्यादा नफरी तैनात की गई, वहाँ पर टैंक्स लाए गए, वहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियाँ आई। तो ये तमाम पैरामिलिट्री फ़ोर्स और मिलिट्री फ़ोर्स जब वहाँ पर देखी गई तो चाइना ने फिर सोचा कि इस जो इलाके वो क्लेम करता है और वो समझता है कि उसके हैं, उनको वापस लेने का इससे बेहतर टाइम कोई नहीं होगा। उसके बाद नाजरीन दूसरी जो अहम वजह बताई जा रही है और जो हम सब देख सकते हैं वो ये है कि इस वक्त जो इंडिया के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं वो भी इंडिया को एक बहुत बुरी तरीके से पैनिक क्रिएट किए हुए हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आम भारतीय जो हैं वो हुकूमत की पॉलिसीज़ को और ख़ास तौर पे वो डिप्लोमेसी जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया ने जो है वो झोंक दी है और उसका कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आया, वो अभी तक उसका कोई आउटकम उनको दिखाई देता नज़र नहीं आ रहा और वो तमाम डिप्लोमेसी भी फेल हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है इंडिया के लिए, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से माइनॉरिटीज़ के राइट्स को सलब किया जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उन पर जुल्म सितम किया जा रहा है, ना सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि दीगर माइनॉरिटीज़ भी जो है वो उनसे तंग है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि इस वक्त भारत की जो आर्मी है वो इस वक्त तारीख़ के सबसे कम मोरल लेवल के ऊपर खड़ी हुई है। इतनी ज़्यादा डिमोरलाइजेशन हो चुकी है उनकी अफवाज के अंदर, ख़ास तौर पे फ़ौज के अंदर। उनको खाने को नहीं मिल रहा, अद्वियात नहीं मिल रही हैं, उनको घर वापस जाने के लिए छुट्टियां नहीं दी जा रही हैं, उनकी स्टेज जो है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, गोला बारूद उनको वाफर मिकदार में दिया जा रहा है ताकि आप जो है वो बॉर्डर के ऊपर रहें और दुश्मन पर यानी कि पाकिस्तान पर और चाइना पर और नेपाल वाली साइड पर भी कुछ इत्तलात हैं कि उन्होंने अपना गोला बारूद जो है वो शिफ्ट करना शुरू कर दिए। तो ये वो तमाम सिचुएशंस हैं और ख़ास तौर पर गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी वायरल हुई कि जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि इंडिया की फ़ौज जो है, जो हायर रैंक के ऑफिसर्स हैं वो लोअर रैंक के ऑफिसर्स को मार पीट भी रहे हैं और उनके फ़ोन्स भी तोड़े जा रहे हैं और उनको घर जाने या घर वालों से बात करने या उनका हाल अहवाल दरियाफ्त करने से भी उनको रोका जा रहा है। और ये वो तमाम बहुत बड़ी बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से इंडियन फ़ौज के अंदर इस वक्त यूँ कह लीजिए कि ख़ुदकुशी करने की और डिप्रेशन की और एंग्जाइटी की बहुत हायर लेवल्स पाए जा रहे हैं और इसी वजह से उनका मोराल जो है वो इस वक्त तारीख़ के सबसे कम लेवल के ऊपर। ज़ाहिर है जब उनके पास कोई मकसद नहीं है तो वो वहाँ पर क्या करने के लिए बैठे हैं, उनको कुछ करने भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि चाइना के साथ जो सुबकी उनको जिस सुबकी का सामना करना पड़ा है, चाइना के साथ वो लड़ भी नहीं सकते और चाइना ने बग़ैर लड़ाई किए वो तमाम इलाके भी उनसे ले लिए। नाज़रीन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है अमेरिका और इंडिया का जो ट्रस्ट डेफिसिट कायम होता चला जा रहा है। अमेरिका ने सोचा था कि जिस तरह से उन्होंने सोवियत वॉर के अंदर पाकिस्तान को फंड किया और सोवियत यूनियन टूट गया और अमेरिका को अपना एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो है वो मिल गया था, लेकिन अब जबकि चाइना इस वक्त इमर्जिंग पावर और सुपर पावर के तौर पर एक बहुत बड़ी मुआशी ताकत के तौर पर उभर रहा है पूरे ख़ित्ते में, ना सिर्फ पूरी दुनिया में, तो अमेरिका ने ये सोचा कि शायद अगर इंडिया को हम बैक करेंगे तो शायद वो चाइना के सामने खड़ा हो जाए। लेकिन चाइना के सामने इंडिया बिल्कुल लेट गया और आपने देखा कि जिस तरह से चाइना ने बगैर जंग लड़े, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि चाइना ने बगैर जंग लड़े वो तमाम एरियाज़ वापस ले लिए और वो मज़ीद पेशकदमी कर रहा है। तो जब
चाइना के आगे इंडिया लेट गया तो अमेरिका ने सोचा ये हमारी इन्वेस्टमेंट जो है बिल्कुल ज़ाया गई, तो अब वो इस इन्वेस्टमेंट को रीइंबर्स करने के लिए कोई और तरीका ढूंढेंगे। जाहिर है वो पाकिस्तान से भी दुश्मनी मोल नहीं ले सकते तारीख़ के इस नाजुक तरीन मोड़ के ऊपर कि जब अमेरिका को सबसे ज़्यादा ज़रूरत और भारत से भी ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने तालिबान को टेबल टॉक्स के लिए आमादा किया और मुज़ाकरात के लिए टेबल पर लाकर बिठाया। और अफ़गानिस्तान में इस वक्त इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट ज़ाया हुई, ईरान में जो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बेतारीख के बहुत अच्छे एक लेवल के ऊपर आ गए हैं। इसके साथ साथ चाइना और पाकिस्तान CPEC के ऊपर जिस तरह से काम कर रहा है, और उसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो इंडिया को हो रही है वो यही है कि उससे मुआशी तौर पर तो इंडिया ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, लेकिन इस CPEC के बाद जाहिर है कि नेपाल को भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, चाइना को भी फ़ायदा होगा, और कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा अफ़गानिस्तान में रहने बसने वाले लोग जो हैं वो भी लेंगे। और ज़ाहिर है जब CPEC का इतना लंबा रूट जो है वो बन जाएगा तो उससे आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ जो पाकिस्तान और चाइना के हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो नाजरीन, इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि शायद इन दिनों में हमने इसको ऑब्ज़र्व नहीं किया, वो ये था कि इंडिया का जो सेकुलर फेस है जो इंडिया क्लेम करता है वो बुरी तरह से तबाह हो गया। वो इमेज जो सेकुलर इमेज दुनिया के सामने पोर्ट्रे कर रहा था, और जो जिस मुनाफिकत से और जिस प्रोपेगेंडा से वो पूरी दुनिया के अंदर लॉबिंग कर रहा था वो भी तबाह हो चुका है। अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट है कि एक तंजीम है अमरीकी जो कि पूरी दुनिया के जो रिलीजन्स हैं उनके ऊपर, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द कंट्रीज़ है उसके ऊपर रिपोर्ट्स तरतीब देती है। तो इंडिया ने उस अमरीकी वफ्द को भी जो है वो वीज़ा देने से इनकार कर दिया, और ये एक दफ़ा नहीं हुआ बल्कि इससे पहले भी एक दफ़ा हो चुका है। ये इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि इंडिया में जिस तरह से माइनॉरिटी के राइट्स को सल्ब किया जाता है, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हों, सिख हों या किसी और उनका दीन से ताल्लुक़ हो, अलावा हिंदुइज़म, उनको इंडिया में जिस तरह से मुश्किलात का सामना है। और इसी वजह से इंडिया के अंदर इस वक्त बहुत सारी तहरीकें भी चल रही हैं, आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, सेपरेशन की तहरीकें चल रही हैं, जो कि कहते हैं कि हमने इंडिया के साथ नहीं रहना और हमने ख़ुद मुख्तार और एक अलहदा रियासत कायम करनी है, लेकिन इंडिया के साथ हमने नहीं रहना। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आपके सामने है, मैंने बता दी। नाज़रीन, इसके बाद एक और पॉइंट है कि इंडिया की इकॉनमी इस तारीख़ के बदतरीन मोड़ पर खड़ी है। पूरा इंडिया जो है वो कोलैप्स कर चुका है, चूँकि मोदी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उसने पूरे इंडिया को लाकर घुटनों पे खड़ा कर दिया है। तो नाजरीन, ये वो तमाम मोटे मोटे पॉइंट्स थे जिसका ज़िम्मेदार अब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो ISI को दे रहा है, और वो कहता है, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो किसी न किसी तरह से हीले बहाने करते हुए ये दिखाई दे रही है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, नेपाल के साथ उनके जो रिलेशंस ख़राब हुए, लद्दाख में जो मामलात हुए, चाइना ने जिस तरह से 60 किलोमीटर का इलाका उनसे ले लिया, और उसके साथ साथ जो सेकुलर फेस इंडिया का तबाह हो रहा है, और उसके साथ साथ जो तहरीकें इंडिया के अंदर चल रही हैं, इन सब का रिस्पॉन्सिबल जो है वो ISI है, पाकिस्तान है, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस है। तो ज़ाहिर है इंडिया के पास अभी इस वक्त करने के लिए कुछ नहीं है, चूरन बेचने के लिए नहीं है, कुछ दिखाने के लिए नहीं है, अपनी इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए कोई नहीं है। हालांकि इमरान खान साहब ने उनको पेशकश भी की है कि हम अपना एहसास प्रोग्राम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट करें और अपने बेरोज़गार लोगों को और अपनी आवाम को जो है उस बेरोज़गारी से निकालें और उनको सपोर्ट करें। लेकिन बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के पास इस वक्त कोई प्लान नहीं है। उनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हो गई हैं। तो अब इस सारे सिचुएशन को आप अपने जहन में रखें और अंदाज़ा करें कि आने वाले दिन के अंदर भारत किस तरह की आग में लिपटने जा रहा है, और वो जो आग बहुत अरसे से दूसरे ममालिक के अंदर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर, कभी वो कुलभूषण यादव की सूरत में हो, कभी वो बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म की सूरत में हो, कभी वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की सूरत में हो, या कभी वो अफ़गानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज़ के थ्रू काम करवाने की कोशिश कर रहा हो, तो वो तमाम रिज़ल्ट्स जो इंडिया चाह रहा था, वो तमाम इन्वेस्टमेंट जो इंडिया ने की थी, वो तमाम ताल्लुकात जो उसने अमेरिका के साथ बिल्डअप किए थे और बहुत टाइम लगाया था, वो सारी चीज़ें अंडू होती हुई नज़र आ रही हैं। उनमें से बहुत सारी चीज़ें अंडू हो चुकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल श्रीलंका के साथ जो मामलात आप देख लें, मालदीव्स के साथ देख लें, नेपाल के साथ देख लें, भूटान अभी अगला नंबर है इंशाल्लाह, और भूटान को भी आप देखेंगे। इसके साथ रशिया के साथ देखें, रशिया एक बहुत बड़ा मेन प्लेयर है चाइना के बाद, लेकिन रशिया इस वक्त जो है वो साइड्स देख रहा है कि हवा किस तरफ की चल रही है। जाहिर है अगर चाइना
इस सूरत हाल में मुआशी पावर बन रहा है कि जब यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे ममालिक ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि इस वक्त सुपर पावर अमेरिका है या चाइना है, तो ज़ाहिरी बात है कि इंडिया के पास इस वक्त जंग करने का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो बहुत बढ़के तो उन्होंने लगाई, उनके मीडिया ने बहुत सारी बढ़के लगाई। कराची के मामले पर, कराची ब्लैकआउट के मामले को सोशल मीडिया पर उन्होंने बहुत हवा दी, जो कि एक्चुअल में कुछ भी नहीं था, उसमें भी उनको सुबकी हुई। और वो क्या मामला था, वो क्या वाक़या था, वो भी आपको इंशाल्लाह आने वाले किसी वीडियो में बताएंगे। तो नाजरीन, ये वो तमाम मामला है, इससे आप रिज़ल्ट खुद अखज़ कर सकते हैं। आने वाले दिन में जिस तरह से पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है इस पूरे खित्ते के अंदर, उसको आप ख़ुद से एनालाइज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह किस पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर जा रहा है, ऑलरेडी है। देखा जाए तो तारीख़ के सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटिजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर है पाकिस्तान। सी पैक का काम पाकिस्तान में चल रहा है और उसका बेनिफिट जिस तरह से पाकिस्तान को होगा, शायद ही दुनिया में किसी और मुल्क को हो, चाइना के बाद। तो ये वो तमाम मेजर फैक्टर्स है कि जो इस वक्त इस पूरे रीजन का नक्शा तब्दील कर रहे हैं। नेपाल ने तो अपना नक्शा जो है वो तब्दील कर लिया है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये हवा किस रुख पर जाती है और मज़ीद जो इंडिया के मामलात ख़राब हो रहे हैं वो किस नहज पर जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में, अगले प्रोग्राम में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।